सबसे पहली बात कि आप लोगों को बहुत मुबारकबाद हो कि आप आज अपनी प्रमोशनल ट्रेनिंग के एक नहायत अहम संग मील के ऊपर हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की जो प्रमोशन नेक्स्ट ग्रेड्स में हो जाएगी। मैं आप सब लोगों को इस पर दिली तौर पर पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, इस मौजू को कहते हैं तनकीदी सोच। इसके लिए हम तनकीदी फ़िक्र के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं इब्लाग पर ज़्यादा तवज्जो दूँगा और लैंग्वेज जो है वो कोशिश करूँगा ज़्यादा उर्दू में आपसे बात करूँ, ताकि इब्लाग जो है वो तमाम लोगों तक पहुँच सके। इट डज़ नॉट मीन कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, लेकिन इससे ये होता है कि अपनी लैंग्वेज में आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोच लेते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आप फ़ील करें किसी जगह पर कि आपको कोई ज़रूरत है, तो आप नोट कर लीजिएगा, बाद में मुझसे उसकी ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं। बात ये है कि आज की दुनिया में हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से बदलती हुई मालूमात की दुनिया है और इस तेज़ी से बदलती दुनिया में तलबा को गलत मालूमात और बहुत दबाव और मुश्किल फ़ैसले करने का सामना होता है। अगर वो तनकीदी अंदाज में ना सोचें, तो वो बहुत उलझ जाते हैं और ये सिर्फ़ बच्चों के साथ नहीं होता, ये हम यानी टीचर्स और असातिज़ा या बड़ों के साथ भी होता है। बच्चे सिर्फ़ दोहराते हैं चीज़ों को, पैरवी करते हैं, वो सवाल नहीं करते, वो चैलेंज नहीं करते। हमारा काम ये है कि बच्चों को बदलने में मदद फ़राहम करें। मेरा ख़्याल है कि कॉलेजों में तनकीदी सोच लाज़मी सिखानी चाहिए। ये कोई अज़ाफ़ी चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर उस्ताद को उसे सीखना भी चाहिए और उसको सिखाना भी चाहिए और हर तालिब इल्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी इसे सीखे। ये तालीमी कामयाबी को मज़बूत करती है, ये तलबा को गलत मालूमात से बचाती है, उन्हें अपनी जॉब में, तहकीक में, क़यादत में, अमली ज़िंदगी में तैयार करती है। इस सेशन में हम कुछ अमली तरीके सीखेंगे कि हम किस तरह इन्हें अपनी क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं, आइए शुरू करते हैं कि ये टॉपिक क्या है। इससे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ कि आज जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि थिंकिंग यानी सोच कहते किसको हैं, इसकी इकसाम कितनी होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी फ़िक्र क्या होती है, इसका हिस्टोरिकल जो एक एवोल्यूशन है, यानी इसने अपना जो माज़ी है, वो कहाँ से शुरू किया और आज और आने वाले कल तक इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मेटाकॉग्निशन क्या कहलाती है, उसका मतलब क्या होता है, इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती है क्रिटिकल थिंकिंग और मेटाकॉग्निशन की, और इसके स्टैंडर्ड्स यानी मायार क्या होते हैं, बैरियर्स रुकावट कहाँ-कहाँ आती है, जहाँ हमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझाने में या खुद समझने में, और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने अंदर बिलख़ुसूस और बिलअमूम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी फ़िक्र पैदा कर सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि क्या क्लासरूम में खड़े होकर हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम तनकीदी फ़िक्र और मेटाकॉग्निशन को फ़ॉस्टर कर सकें, पहुँचा सकें उन बच्चों तक जो हमारी ज़िम्मेदारी होते हैं। हम करेंगे ये कि जब मैं एक स्लाइड अपनी मेन स्लाइड आपके सामने रखूँगा, तो उसका एक वन लाइनर पेश कर दूँगा आपके सामने। वन लाइनर से मुराद ये होगी कि इस स्लाइड के ऊपर एक्चुअली हम किस बात की तशरीह करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 90 मिनट के एक सेशन को हमने कम करके 60 मिनट्स किया है, तो हो सकता है कहीं पर आपको महसूस हो कि इस स्लाइड की, इस बात की तशरीह जो है वो उस तरह से नहीं हो पाई जैसे आप चाहते थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब आप महसूस करें कोई ऐसी चीज़, तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। हम इसको मज़ीद तशरीह में चले जाएँगे। मैं आपके इल्म दानिश और आपकी फ़िक्र के ऊपर भरोसा करते हुए ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जो बात अशारतन भी होगी, वो आप तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएगी। पहली शुरू करते हैं हमारी स्लाइड, जो कि है व्हाट इज़ थिंकिंग। इसका जो वन लाइनर ये है, यानी इस स्लाइड का मतलब क्या है, मैं आपसे बात क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम बुनियादी तौर पर आगाज़ करते हैं कि एक्चुअली सोच है क्या? सोच वो अमल है जिसके ज़रिए आप मालूमात को समझते हैं, फ़ैसले करते हैं। हम देखते हैं कि दिमाग मालूमात कैसे लेता है, उसे कैसे मुनज़्ज़म करता है और फिर उसे अमल में यानी प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से उसको तब्दील कर देता है। ये है हमारा मेन, जिसको कह लें क्रक्स इस स्लाइड का। जब हम सवाल करते हैं कि आसमान नीला क्यों है? जब हम सवाल करते हैं क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? जब बच्चा सवाल करता है खुदा क्या है? खुदा क्यों है? खुदा कैसे है? जब हम कहते हैं कि फलाँ मुझे अच्छा क्यों लगता है? फलाँ मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है?
As you start asking question and seek answers, you are in fact thinking. जब भी हम कोई बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, अपनी assumptions को जब हम पर्पसफुल अंदाज में एक खास मकसद के तहत जब क्वेश्चन रेज करते हैं, इसलिए ताकि हम नॉलेज गेन कर सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें, उसको हम थिंकिंग कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप यूं भी कह सकते हैं कि थिंकिंग एक ऐसी पर्पसफुल यानी बामकसद, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि मुनज्जम प्रोसेस है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने के लिए। सो आप देखिए कि जिसे हम थिंकिंग समझते हैं उसमें तो सवाल की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हमने, लेकिन असल में थिंकिंग जो है वो सवाल करना, बात करना या गुफ्तगू करना है। दूसरी स्लाइड पर आ जाते हैं और इसमें जो बुनियादी तौर पर आपसे मैं बात करूंगा वो पहले वन लाइनर में आपको पेश कर दूं इस स्लाइड का, वो ये है कि ज़हन मुख्तलिफ तरीकों से काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी किस्में होती हैं। अगर मैं उन किस्मों को डिफाइन करने लगूं या उनकी एक एक टाइप बताने लगूं तो शायद ये सारा दिन उसी में गुजर जाए। अगर हम वैसे ही चलते चलते जिक्र कर देते हैं किस तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है हार्ड थिंकिंग, एक होती है कंक्रीट थिंकिंग, एक होती है एनालिटिकल थिंकिंग, एक होती है डिडक्टिव थिंकिंग, एक होती है इंडक्टिव थिंकिंग, एक होती है मेटाकोग्निशन, एक होती है सिन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है सॉफ्ट थिंकिंग, एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है लीनियर थिंकिंग, एक होती है एप्लीकेशन ऑफ थिंकिंग, एक होती है एसोसिएटिव थिंकिंग, एक होती है नॉन लीनियर थिंकिंग। इस तरह यानी अगर मैं किस्मों में जाऊंगा तो इसकी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हमारे लिए जो अहम चीज है आज के टॉपिक के रिलेटेड वो दो हैं, जिनमें से एक हमने पढ़नी है और दूसरे को चलते चलते सिर्फ टच करेंगे। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने जो हमारा दिमाग है उसको डाइसेक्ट करें, यानी ऊपर से अगर हम डाइसेक्शन करें, दो हिस्सों में तकसीम करें अपनी समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो एक कहलाता है राइट हेमॉस्फेयर, दूसरा कहलाता है लेफ्ट हेमॉस्फेयर। ये वैसे हेमॉस्फेयर लिखा जाता है मगर आर साइलेंट होता है इसलिए हेमॉस्फेयर कहा जाता है इसको, यानी दिमाग का दायां निस्फ कुर्रा, दायां दिमाग और बायां दिमाग। और यही असल में हमारा आज का टॉपिक है। अल्लाह ताला की एक तकसीम है कि हम बाई डिफॉल्ट कह लें, बाई बर्थ कह लें, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर दुनिया का इंसान बाई बर्थ जो है वो एक इमोशनल क्रिएचर है। व्हाई आई यूज दिस टर्म इमोशनल क्रिएचर? क्योंकि जो इंसान का दायां दिमाग है जिसको हम दायां निस्फ कुर्रा कहते हैं, जो राइट साइड पर आपकी होता है, ये ब्रेन जो है इंट्यूटिव होता है, होलिस्टिक होता है, ये फीलिंग्स का होता है, ये इमोशंस का होता है, ये सिंथेसाइजिंग का होता है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच रखता है। और दुनिया में जितनी भी मालूमात इंसान लेता है बाहर से, वो हमेशा जब इंसान की बॉडी के अंदर आती है, 5 डोरवेज होते हैं इंसान के जिसको हम कहते हैं 5 मोडालिटीज या 5 सेंसेस। मसलन आंखें जिनसे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जबान जिससे हम चखते हैं, और हमारी पूरी बॉडी में जिससे हम टच करके चीजों को सीखते हैं। ये 5 हिस्सियात हैं जिन्हें हम 5 सेंसेस बोलते हैं। जब इन सेंसेस से, इन डोरवे से, इन दरवाजों से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि ये इंफॉर्मेशन पहले हमारे दाएं निस्फ कुर्रे या दाएं दिमाग में जाती है। इसलिए मैंने कहा कि बाई बर्थ हर इंसान इमोशनल क्रिएचर है, क्योंकि दायां तरफ जो है वो महसूसात, इमोशंस, रैंडम, इंट्यूटिव, होलिस्टिक को चेक करता है। इसी वजह से जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो मेन टाइप यहाँ पर मैं रखी हुई है क्रिएटिव थिंकिंग, वो हमारा दायां दिमाग करता है। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के बारे में है, लेफ्ट हेमोस्फीयर जिसको बोला जाता है। ये जो बायां दिमाग है या बायां निस्फ कुर्रा है, या डाइसेक्शन के बाद जो हमने अपनी तकसीम की है बाएं तरफ की, वो डील करता है लॉजिकल को, वो डील करता है सिक्वेंशियल को, वो डील करता है रैशनल को, वो डील करता है एनालिटिकल को, वो डील करता है ऑब्जेक्टिव थिंकिंग को, वो डील करता है पार्ट्स को, उसकी तफसीलात को, उसकी जुजियात को देखता है। और यही है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारा दायां दिमाग या दायां निस्फ पूरा दिमाग का करता है। तो जो टाइप ऑफ थिंकिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बाएं निस्फ कुर्रे से यानी क्रिटिकल थिंकिंग से जो है वो निकलती है। तीसरी स्लाइड पर आते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। यहां से एक्चुअली हमारा बुनियादी टॉपिक शुरू होता है जो आज का टॉपिक है। पहले ये बता दूं कि स्लाइड कहती क्या है, इसका वन लाइनर क्या है। इस स्लाइड बताती है कि सिर्फ मान लेना काफी नहीं है। आपने सुना
आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। तनकीदी सोच आपको मालूमात पर सवाल उठाने, शवाहद यानी एविडेंसेस को परखने और समझदार फैसले करने में मदद देती है। ये है इसका बुनियादी, इस स्लाइड का जो कह सकते हैं क्रक्स है इसका। अब देखते हैं कि इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। गैदर एंड असेस इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल बैलेंस, यानी आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, यानी हासिल करते हैं अपने अंदर से या बाहर से, एनवायरनमेंट से, उसे असेस यानी उसका तज्जिया करते हैं उस इंफॉर्मेशन का, किस तरह से, लॉजिकल बैलेंस के साथ, यानी एक बहुत ही अकल इस्तेमाल करके, शऊर इस्तेमाल करके, एंड रिफ्लेक्टिव वे, और खुद को देखते हैं, चेक करते हैं, जायजा लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फहम इख्तियार करते हैं, एक्यूमन इख्तियार करते हैं। क्यों करते हैं सारा कुछ? टू रीच कंक्लूजन्स, ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंचे कि जो इंफॉर्मेशन हमने हासिल की है, क्या वो इंफॉर्मेशन इस काबिल है कि हम इसको आगे पहुंचा सकें। आपको याद होगा एक फिक्रा बचपन से आप और मैं सुनते आए हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। तो यहां से हमें पता चलता है इसलिए सोचना जरूरी है। पहले तो बात जो मैंने पिछली स्लाइड पर आपसे की कि जो हमारा दायां निस्फ कुर्रा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबसे पहले वहां जाती है, तो वहां पर जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जाती है तो लामहल्ला जो पहली थिंकिंग उसके ऊपर अमल करती है वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्रिटिकल नहीं होती। और क्रिएटिव में जैसे मैंने कहा कि जज्बात भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं। तो हो सकता है जो हमारा पहला रिस्पॉन्स है वो अंडर इमोशंस हो, वो अंडर फीलिंग्स हो। तो इसलिए हमें हुक्म दिया गया है, और इस हुक्म के पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। पहले मैं आपको हुक्म बता देता हूं, फिर हिकमत की बात करते हैं। हुक्म ये है कि तुम गुस्से की हालत में फैसला ना करो, तहम्मुल से फैसला करो। और यहां तक हदीस नबी में फरमाया गया कि अगर तुम गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो उठ के बैठ जाओ, और थोड़ा सा या आधा ग्लास पानी पी लो। अब ये जो काम सारा करवाया जा रहा है हदीस नबी में, इसको आज की साइंस 1982 में इटली में किस तरह से साबित करती है। वो कहती है कि एक नॉर्मल इंसान को 30 से 45 सेकंड चाहिए। अ नॉर्मल पर्सन नीड्स 30 to 45 seconds to transform this information from right hemisphere to left hemisphere। यानी ये जो थिंकिंग मेरी है, जो राइट दिमाग सोच रहा है, जो हसास है, जो सेंसिटिव है, जो जज्बात से पुर है, जो बहुत ज्यादा एक आर्टिस्टिक है, वो इंफॉर्मेशन को जब सोचता एक्सक्यूज मी है। सर। जी जी। सर, पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि आपकी स्लाइड्स मूव नहीं हो रही, तो आपने करनी है मूव। जी जी, मूव कर रहा हूँ, तीसरी स्लाइड के ऊपर हूं मैं, तो मूव हो रही है मेरे पास तो। नहीं, नहीं सर, यहाँ मूव नहीं हो रही। काइंडली आप कर दें, फिर तीसरी स्लाइड पर आ जाएं। पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा नहीं हो सर, रहा, मुझे एक नहीं एक मालूम। ये भी हो सकता है कि जब हम शेयर जी करते हैं ना, तो हमारे जी पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक विंडो की आती है, एक स्क्रीन की आती है। जी तो अगर आप जी जी, स्क्रीन बोलते शेयर करेंगे ना तो फिर ये एरर नहीं आता, विंडो पे कभी कभी आ जाता है। हो सकता है ऐसा हुआ हो, बिल्कुल आप भी बात ठीक है। मैं अभी चेक कर देता हूँ जी, अभी चेक कर देता हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। जी प्लीज अब मुझे बताइएगा, क्या आप मूव होती है, आपको नजर आ रही है? क्या जी अब हम सर, तीसरी। नजर आ रही है। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल आपकी बात ठीक थी, मैंने विंडो किया था, इंटायर स्क्रीन को नहीं किया था। आई एम सॉरी जी डियर पार्टिसिपेंट्स, आई एम रियली सॉरी। आपको पता है कि हमें कितना डिजिटल इंफॉर्मेशन और कितना नॉलेज है कंप्यूटर का, इस वजह से अगर ऐसी गलती हो जाए तो दरगुजर फरमाइएगा। हम तीसरी स्लाइड के ऊपर थे जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे थे, और उसमें मैं आपको बता रहा था कि बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को टाइम दें 30 से 45 सेकंड, एक नॉर्मल शख्स, ताकि जो आपकी राइट हेमिस्फीयर यानी कि दाएं तरफ से जो थिंकिंग है वो ट्रेवल करते हुए हमारी बाएं तरफ, जो हमारा आज का मौजूद है, क्रिटिकल थिंकिंग पर जाए।
क्योंकि यहां पर आप इसको लॉजिकल अंदाज में, अच्छे अंदाज में, अकली अंदाज में, फहम के अंदाज में सोचते हैं और बेहतर कंक्लूजन करते हैं। इसीलिए हमें कहा गया कि हम फौरी रिस्पॉन्स ना दें, थोड़ा सा वक्त लें, अपने आप को वक्त दें, ताकि बेहतर रिस्पॉन्स हम दे सकें। ये मैंने जो कलर कोडिंग की है, ये किसी खूबसूरती की वजह से सिर्फ नहीं की, ये आपको बताने के लिए की है कि किस तरह से हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, कैसे उसको असेस करते हैं, फिर लॉजिकल बैलेंस करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट अपने अंदर करते हैं, फिर उस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। मगर कंक्लूजन पर पहुंचना कैसे है? वो कहते हैं जस्टिफाइड बाय रीजनड आर्गुमेंट। यानी आपने फिर कोई आर्गुमेंट देना है, आपने कोई दलील देनी है, आपने कोई मिसाल देनी है, आपने कोई एविडेंस देनी है, और वो अवेलेबल एविडेंस ऐसी हो जिसे दूसरा या लोग कबूल भी करते हों। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी टाइप है हमारी जिंदगी में सोच की, जो हमारे मफरूजों को, जो हमने फर्ज किया हुआ है, जो हमने बिना सोचे समझे या एविडेंस या दलील के बगैर जिनको हमने समझा, उसको क्वेश्चन करती है, सवाल करती है कि मैं क्यों मान लूं बगैर सोचे समझे बात को। इसी वजह से कहा जाता है कि इट इज अ वे ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ क्लेम इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, पार्टली ट्रू और फॉल्स। यानी ये देखा जाता है कि जो शख्स बात कर रहा है वो सारी ठीक है, बाज बातें ठीक हैं, या बाज औकात वो ठीक है, कम कम ठीक है, या वो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। सो क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी मुहारत है, सो फॉर्चुनेटली हमारे लिए, जो कि हमारी प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। अगर कोई शख्स समझता है कि उसमें या उसके तुलबा तालबात में या उसके बच्चों में या अगली जनरेशन में कमी है क्रिटिकल थिंकिंग की, तो उसको बढ़ाने का बहुत अच्छा अंदाज ये है, उनको प्रैक्टिस करवा दें। जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उतनी ही उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और अच्छी होती चली जाएगी। अगली स्लाइड, आई होप कि अब आपको नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही होगी। दिस इज द फोर्थ स्लाइड नंबर। ये हमें कहती है, वैसे तो 7वां नंबर है ये, लेकिन यहां पर नंबर 4 लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। इसकी वैसे तो बहुत लंबी तारीख है और हम चाहें तो शायद पूरा दिन इसी में गुजर सकता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको चंद एक माइलस्टोन का जिक्र करूंगा। जो पहला माइलस्टोन मैं आपके सामने रखूंगा वो है बुद्धा। महात्मा बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ कहा जाता था, आप जानते हैं एक शहजादे थे, बहुत बड़ा नाम है वो, एक खास जो है वो मजहब कह लें उसको, या आप उसको इज्म कह लें, बुद्धिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसको वो लीड करते हैं। तो बुद्धा की टीचिंग जो थी वो 563 से 483 कबल मसीह से उनका दौर शुरू होता है। उसमें जो पहला शख्स हमें नजर आता है मालूम तारीख में, इसका ये मतलब नहीं कि उससे पहले शायद क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती थी, लेकिन हमारे पास एविडेंस जो है पहली इन रिटिंग फॉर्म, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म, वो महात्मा बुद्ध के हवाले से है। इस स्लाइड का पहले मैं वन लाइनर आपको पेश कर दूं, फिर मैं बात करता हूं इन चारों माइलस्टोन्स के ऊपर। वन लाइनर इसका ये होगा कि इस स्लाइड में हम माजी को हाल से जोड़ने की कोशिश करेंगे, और बुद्धा से लेकर आज के दौर की जदीद साइंस तक हम देखेंगे कि सवाल करने और दलील देने ने तालीम और इंसानी तरक्की को कैसे मुतासर किया है। यह है बुनियादी मकसद इस स्लाइड का। तो मैं बात कर रहा था आपसे महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध का बहुत खूबसूरत काम जो हमें दो जगह पे नजर आता है, एक को हम कहते हैं कलामा सुता बुद्ध। कलामा सुता बुद्ध, ये उनका एक बहुत मशहूर खुतबा है, जो उन्होंने कलामा नामी लोग जो थे, कलामा एक कबीला था, उन लोगों को कैसा पुता एक जगह का नाम है, वहां पर महात्मा बुद्ध ने एक खुतबा दिया था, जो कि पूरी दुनिया में बहुत पढ़ा जाता है, जिसका जो एक लाइन जो थी वो इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहूंगा आप तक जरूर पहुंचे। उन्होंने फरमाया, सिर्फ इसलिए किसी बात को ना माने, ये बात ने आपने सिर्फ ना खुद समझनी है बल्कि अपने बच्चों तक पहुंचानी है, अपने तुलबा तालबा तक पहुंचानी है। सिर्फ इसलिए किसी बात को ना माने कि ये रवायत है या किसी बड़े उस्ताद ने कही है। मैं फिर इसको बोलता हूं, सिर्फ इसलिए किसी बात को ना माने कि ये रवायत है या किसी बड़े उस्ताद ने कही है, बल्कि आप अपने तजर्बे, अपनी अकल और अपनी तनकीदी सोच पर भरोसा करें और देखें कि क्या सच है और क्या फायदामंद है। यानी खुद गो थ्रू हो के इससे गुजरे। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा इसी खुतबे में कि अगर मैं यानी महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ भी ये बात कोई कहे, तो उसको भी आपने कसौटी पर परखना है। वो कसौटी क्या है? आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी अपनी सोच।
उसके बाद जो दूसरा बड़ा काम महात्मा बुद्ध का हमें नजर आता है वो है अभेधर्मा। अभेधर्मा कदीम बुद्ध मत के वो मतवन हैं, या वो तहरीर है, या वो किताब है जो उनकी तालीमात की इल्मी और तफसीली तशरीह पेश करती है। ये सूत्रों में लिखी जाती थी उस जमाने में, और बहुत बहुत बड़ा नाम है इसमें उनका, कि कहा जाता है कि इससे अच्छे सूत्र या इससे अच्छी अकल की बात आज तक नहीं की। बुद्धा कहते ही उसको है जिसके अंदर बहुत समझ और अकल हो। उसके बाद अगर आप देखें तो सुकरात हमें नजर आता है, और बहुत और ग्रीक फिलोसफर हैं। अगर उनके नाम या डिटेल में चले गए तो यकीनन बहुत वक्त लग जाएगा। वैसे चलते चलते मैं नाम बता दूंगा आपको, जैसे थोसीडाइड्स हैं, बहुत बड़ा नाम है। अरिस्टोटल हैं, जैसे अफलातून, बुकरात, सुकरात के नाम आपने सुने हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ सुकरात की बात करूंगा, जो कि 500 से 400 कबल मसीह का बहुत बड़ा नाम है। और इस शख्स का इतना कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए और हमारी नस्ल के लिए, कि अगर सिर्फ हम इसी को पढ़ना शुरू कर दें तो आप यकीन कीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारी बहुत ज्यादा जो है आगे जा सकती है। इस शख्स ने जो एक बात की कि आई नो दैट आई नो नथिंग, पीपल डोंट नो दैट दे नो नथिंग। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लोग इतना भी नहीं जानते कि मैं कुछ नहीं जानते। ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब लोगों ने जाकर वहाँ, उनका एक बिलीफ था कि पहाड़ियों में उनके देवता रहते हैं। जब उन्होंने देवताओं से पूछा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़हीन इंसान कौन है, तो देवताओं ने जब नाम लिया सुकरात का, इसके घर आए ये पूछने के लिए कि सुकरात तुम में और हमें फ़र्क क्या है। तो वहाँ उस सुकरात ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अब ये बड़ी अहम बात है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए कि सुकरात का ये ख्याल था क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, तो उसको हासिल करने के लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं, आप गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, आप ढूंढने के लिए निकलते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये एक डेफिशिएंसी होती है, एक एक डेप्रिवेशन होती है, एक थर्स्ट होती है, एक एक भूख होती है कि मुझे कुछ हासिल करना है। वो कहता है जब लोगों के अंदर ये भूख खत्म हो जाती है तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस बेकन, एक और बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं कि बहुत बड़े अंग्रेज फलसफी थे, रियासतदान थे, और जो किंग था जेम्स अव्वल, उसके दौर में ये अटॉर्नी जनरल भी थे, लॉर्ड चांसलर भी रहे हैं ये। इन्होंने फितरी फलसफे पर साइंसी तरीके की बुनियाद रखी। इनको एम्पिरिसिज्म यानी तजर्बियत का बानी कहा जाता है। ये पहला शख्स था जिसने कहा साइंसी इल्म मुशाहिदे और इस्तदलाल से आता है। इस शख्स की किताबों ने यूरोप को और अमेरिका को बहुत रोशनी बख्शी। कहा जाता है कि फ्रांसिस बेकन वो रोशनी का मीनारा था जिससे क्रिटिकल थिंकिंग का एक नया दर शुरू हुआ, कि आप तजर्बे से सीखते हैं, आप इस्तदलाल से सीखते हैं, और आप मुशाहिदे से सीखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 1923 में एक और बड़ा माइलस्टोन आता है, जब फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है, जो कि गोएटे यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में काम करता है, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च। इसके साथ बहुत से माहिरीन जो है वो मुंसलिक थे, बहुत से लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। एक एक का मैं नाम ले लेता हूँ, उनकी कंट्रीब्यूशन पे नहीं जाते। जैसे मैक्स हॉर्खहाइमर है, जैसे थियोडोर अडोर्नो है, अडोर्नो की किताब जरूर पढ़िएगा अगर आपको मौका मिले। जैसे हर्बर्ट मार्क्यूजे है, इसकी बहुत खूबसूरत किताब है, मेरा ख्याल मेरी जिंदगी की चंद अच्छी किताबों में से एक है, इरोस एंड सिविलाइजेशन, ये जरूर पढ़िएगा। जैसे वाल्टर बेंजामिन है, जैसे फ्रेडरिक पॉलक है, जैसे लियो लिवेंथल है, और जैसे एरिक फ्रॉम है। एरिक फ्रॉम तो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, इसलिए कि इनकी बहुत सारी किताबों के तर्जमे जो है काजी जावेद साहब ने, द सेंट सोसाइटी उनका तर्जमा है, सेहतमंद मुआशरा के नाम से। इसी तरह से मैन फॉर हिमसेल्फ उनकी बहुत मशहूर किताब है। तो वो बहुत सारी किताबें पाकिस्तान में पब्लिश हो चुकी हैं। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसने बहुत इसके अंदर काम किया, और इन्होंने, इन स्कॉलर्स ने सरमायादारी निज़ाम, मीडिया और कल्चरल इंडस्ट्री पर काम करके बताया कि वहां पर कितनी ज्यादा जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग की। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ये कोई रातों रात सामने नहीं आ गया। इसमें बहुत सारी दुनिया ने काम किया, भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपके सामने अभी नहीं रख सका क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जब 5 स्लाइडें थी जिसको मैंने मुख्तसर करके एक स्लाइड कर दिया है। आगे चलते हैं। 5 नंबर स्लाइड है हमारी, जो कि हमें बताती है मेटाकॉग्निशन क्या है। ये बड़ी मजेदार चीज है मेटाकॉग्निशन। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या ऑन टॉप ऑफ, ऊपर होना, बहुत ज्यादा
बियॉन्ड यानी इससे आगे की बात करना। कॉग्निशन होता है मेंटल एक्शन या प्रोसेस को कहते हैं, जब हम नॉलेज को इक्वायर, इल्म को हासिल करने के लिए अपने दिमाग के आमाल को या प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, उसे कॉग्निशन कहा जाता है। तो दोनों को अगर हम मिलाएं तो वन लाइनर क्या बनता है इस स्लाइड का, वो ये बनता है, ये तसव्वुर असल में अपनी सोच पर सोचने के बारे में है। यानी जो आप सोच रहे हैं उसको सोचना, यानी अपने ही आप को एवेल्युएट करना, जिसको नहीं कहा जाता है एवेल्युएट योर ओन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, सोच का सोच। और मेटाकॉग्निशन एक ऐसी अवेयरनेस है जिसमें आप अपनी सोचों को, अपने सोचों के प्रोसेस या अमल को अंडरस्टैंडिंग देते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे वो पैटर्न क्या है, कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। अगर मेरी सोच ऐसी बनी है, डेवलप हुई है, तो उसकी वजह क्या है, ये मेटाकॉग्निशन कहलाती है। एक्चुअली ये हायर फॉर्म है क्रिटिकल थिंकिंग की, जब इंसान खुद पर सवाल उठाता है, जब इंसान खुद को एवेल्युएट करता है, जब इंसान खुद को चैलेंज करता है, जब अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करता है, और जब वो जो कुछ सीखा होता है उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता है कि इसके पीछे क्या है, कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी शख्सियत, मेरी गुफ्तगू इस अंदाज की क्यों बनी, कैसे बनी, और इसको मैं कैसे तब्दील कर सकता हूं ताकि और ज्यादा फायदेमंद हो जाऊं। आगे चलते हैं। छठा नंबर हमारा है डेवलपमेंटल स्टेजेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, जो हमने अपने अंदर भी पैदा करनी होती है यकीनन, और अपने तलबा और तालबात के अंदर भी, इसकी बुनियादी तौर पर 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है वी डू नॉट नोटिस वी आर कंटिन्यू मेकिंग assumptions। आपको और मुझे खुद से पता नहीं होता कि एक्चुअली हम किस तरह से अजम्पशंस करके, मफरूजे घर के, अपने जाती बयानिए बनाकर, अपने जाती कॉन्सेप्ट्स को समझकर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये स्लाइड बुनियादी तौर पर हमें इर्तिका दिखाती है, डेवलपमेंट दिखाती है। आप देखेंगे कि सीखने वाले सिर्फ मानने से आगे बढ़कर आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार और खुद रहनुमाई करने वाले मुफक्कर बनेंगे। जब स्टार्ट करता है कोई शख्स तो वो कंफ्यूज होता है फैक्ट्स में, अपने डेटा में, अपने एनालिसिस में, अपने इन्फ्रेंसेस में। वो बड़ा ईगो सेंट्रिक होता है, जी मेरी बात मैंने जो कह दिया बस फाइनल है जी, मैंने तो बड़ा सोच के कहा, मैंने तो ये पढ़ा जी, मैंने ये सीखा जी। और उसके अंदर वो स्किल नहीं होती, वो मोटिवेशन नहीं होती, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, प्रेजुडाइज्ड होता है, वो बहुत ज्यादा बाइस्ड होता है कि वो किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसको हम अनरिफ्लेक्टिव थिंकर कहते हैं। यानी ऐसा थिंकर जो सोचना नहीं चाहता, गौर फिक्र नहीं करना चाहता, जो कहीं से बात सुनी उसी को ईमान बना लेता है या उसी को फाइनल समझ लेता है और उसके अंदर तब्दीली करने को तैयार नहीं होता। उसके बाद देखते हैं स्टेज 2 क्या है, जिसको हम चैलेंज्ड थिंकर बोलते हैं। यहां थोड़ी थोड़ी रीजनिंग एंड एवेल्युएशन आना शुरू हो जाती है। हम नोटिस करते हैं कि कभी कभार हम अपने मफरूजों को, अपनी अजम्पशंस को, अपने तज्जियात को, अपने फैसलों को, अपनी गलत हरकत को, अपनी नामुकम्मल इंफॉर्मेशन को सवाल करके कटहरे में लाकर चैलेंज कर रहे हैं, और हम एविडेंस मांग रहे हैं खुद से कि यार ये तुमने बात तो कर दी, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है। हमें अंदाजा होता है कि हमारी सारी बातें ठीक नहीं हैं, फॉल्टी कंसेप्ट है हमारे, हम बहुत बाइस्ड होकर बात कर रहे हैं, हम बड़े ईगोसेंट्रिक हो गए हैं, हम बड़े इरेशनल हो गए हैं, हम गैर हकीकी बातें कर रहे हैं, हम गैर इस्तदलाली बातें कर रहे हैं जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ हल्का सा सोच आना शुरू होती है, जहां इंसान पहले खुद को चैलेंज करता है और फिर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को चैलेंज करता है। ये आप में से बहुत सारे लोगों के जो बच्चे होंगे इस एज में होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जो चैलेंज थिंकिंग की उम्र से गुजर रहे होंगे, यानी वो बार बार आपसे कोई ना कोई सवाल करते होंगे। एक्चुअली ये चैलेंज थिंकर की स्टेज है उनकी। तीसरी इस पे आ जाते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड द बिगिनिंग थिंकर। अब यहां पर जब बंदा पहुंचता है तो वो अपनी लॉजिकल सिचुएशंस को, अपने मसाइल को, अपनी अकल को, अपनी फहम को तज्जिया करना शुरू करता है। उसका एक्सप्रेशन जो है, इजहार जो है, इबलाग जो है, वो बड़ा साफ होता है, शफाफ होता है, प्रिसाइज होता है। वो एक्यूरेट बात करना शुरू कर देता है, वो डेटा के ऊपर जाता है, कंक्लूड करता है चीजों को। वो फर्क करता है अपनी अजम्पशंस में और रियलिटी, यानी हकीकत में और मफरूजों में। और उसको नजर आना शुरू हो जाता है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर मैं तौसब से काम लेकर, बाइसनेस से काम लेकर, सेल्फिश इंटरेस्ट से काम लेकर, अपने जाती फायदों को लेकर सोच रहा हूं, और मैं अपनी मुल्क को, कौम को, या जो असल
हकायक हैं उससे बरअक्स फैसले कर रहा हूं। और उसके बाद आती है चौथी स्टेज, जिसको हम प्रैक्टिसिंग थिंकर बोलते हैं। ये वो स्टेज है जहां पर आप एक ऐसे शख्स के तौर पे उभरते हैं जो मसाइल का हल करता है। वो चाइना में एक बड़ा मशहूर जुमला बोला जाता है ना, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर चाइना में कहते हैं इट्स बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। यानी पहले का मतलब ये है कि अगर आप मसले का हल नहीं है तो आप खुद एक मसला हैं। मगर इस स्टेज पर पहुंचकर हमारा थिंकर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करके मसलों के हल ढूंढता है, मसले पैदा नहीं करता। ज्यादातर लोग जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे, उनके बारे में हम बड़े आसानी से कह सकते हैं मसलों के हल ढूंढते थे। आज हम बड़ी आसानी से कुछ लोगों के बारे में कह सकते हैं कि हर हल के लिए वो एक मसला ढूंढ लेते हैं। तो जो मसलों के हल ढूंढते हैं वो प्रैक्टिसिंग थिंकर कहलाते हैं। जो हर हल के लिए एक मसला ढूंढते हैं वो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर या स्टेज 1 वाले कहलाते हैं। यहां पहुंचकर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटजीज बनती हैं, अकल और फहम इस्तेमाल होता है, तजर्बा इस्तेमाल होता है, करेक्टर रीशेप होता है। आप अपनी ईगो से निपटना जानते हैं, आप चीजों को रीडिफाइन करते हैं, आप उनकी दोबारा तारीफ मुरतब करते हैं, आप अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपने हैजानात को, अपनी जाति पसंद और नापसंद को, अपनी तौसब की ऐनक को एक तरफ रखकर फैसला करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और आपकी जिंदगी में जो उससे पहले ग्रुप्स या ग्रो या लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अब उनकी जगह साहिब इल्म दानश और फिक्र करने वाले लोग उनकी जगह लेना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम प्रैक्टिसिंग थिंकर या स्टेज 4 बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स यानी उसके मैयार क्या हैं। पहले मैं इस स्लाइड जो कि आगे तकरीबन 9 स्लाइड्स के ऊपर डिवाइड है, पहले मैं उसका आपको वन लाइनर पेश कर दूं। यहां पर हम मयार की बात करेंगे। हम देखेंगे कि वजाहत, दुरुस्तगी, मौजूनियत, गहराई, वुसअत, मंतक और इंसाफ हमारे लिए मददगार रहनुमाई फराहम करते हैं कि हम सोच का जायजा कैसे लें। ये एक्चुअली 9 मयार वो हैं। इन मयार को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद हम बेहतर अंदाज में क्रिटिकल थिंकिंग को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेलिवेंस, डेप्थ, ब्रेड्थ, लॉजिक, सिग्निफिकेंस एंड फेयरनेस आती है, जिनकी उर्दू मैंने अभी आपके सामने वन लाइनर में पेश की। एक एक को देखते हैं मिसाल के साथ, ज्यादा आसानी से हमें बात समझ आ जाएगी। पहली चीज है क्लैरिटी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हम फेस करते हैं खास तौर पर हमारे मुआशरे में, वो है कि हम जब बात करते हैं उसके अंदर क्लैरिटी यानी वजाहत ही नहीं होती, दुरुस्तगी नहीं होती उसके अंदर। मसलन कोई बात करता है तो दूसरा कहता है यार समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, हम समझा नहीं पाते, हमारे पास कम्युनिकेशन की वो स्किल नहीं है। जबकि क्लैरिटी को मयार का, क्रिटिकल थिंकिंग के मयार का, तनकीदी फिक्र के मयार का गेटवे यानी दरवाजा कहा जाता है। अगर कोई स्टेटमेंट या कोई बात अनक्लियर होगी, वजाहत से नहीं होगी, तो हम तो ये उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को या रेलेवेंस जज ही नहीं कर सकते। यानी हम तो ये भी नहीं बता सकते कि अगर बात समझ ही नहीं आई कि भी ये बात का कोई करने का तो या करने की कोई वजह भी बनती है कि नहीं बनती। जैसे आप देख रहे हैं कार्टून में, कैरिकेचर में कह रहा है वाह 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 वाह, दूसरा कह रहा है आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वो जाए ना बाहर अमेरिका में, यूरोप में, तो आप कोई बात करें ऐसी, तो जो उनके कल्चर या उनके सोच से हटकर हो तो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मसलन मुझे याद है कि मैंने एक दफा कहा कि ये जो बंदा आपसे कह रहा था ना कि मेरे वाला साहब बीमार हैं इसलिए मेरे पास लाइसेंस नहीं, तो यही इज टेलिंग अ लाई। तो वो अंग्रेज जो लड़की थी जो ट्रैफिक पुलिस वाली, कहती आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हाउ कैन अ पर्सन टेल अ लाई, कैसे उनके जहन में भी नहीं आता, कुछ झूठ भी बोल सकता है। तो ये क्लैरिटी नहीं क्योंकि होती हमारी बात में कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो अगले बंदे को बात समझ ही नहीं आती। तो ये पहली बात है कि बच्चों को सिखाना है हमने, और उससे पहले खुद सीखना है, बात क्लियर करनी है, बड़ी वजाहत के साथ करनी है। नंबर 2, एक्यूरेसी। अच्छा, एन मुमकिन है कि स्टेटमेंट आपका क्लियर हो यानी वजाहत हो, लेकिन दुरुस्त ना हो वो इंफॉर्मेशन यानी एक्यूरेट ना हो वो। मिसाल देखिए आप, वो कहते हैं, एक बच्चा कह रहा है, देखा उसने डॉग को, उसने कहा दिस डॉग वेज मोर देन 300 पाउंड्स। वो कहता है इस कुत्ते का जो वजन है 300 पाउंड से ज्यादा है। तो दूसरा कहता है ओ रियली, आई डोंट बिलीव यू।
मतलब आपको कैसे पता, यानी उस कहने का मतलब तुम्हें कैसे पता कि इसका वजन 300 किलो ज्यादा है? ये एक्यूरेसी नहीं है ना। अगर वो एक्यूरेसी से बताता बात, क्योंकि मोर देन 300 मतलब क्या है, 350 है, 325 है, 325 है, 400 कितना है, तो एक्यूरेट नहीं है, क्लियर है स्टेटमेंट मगर दुरुस्त नहीं है। तो जो ही आप बात वजाहत से करें तो कोशिश करें दुरुस्त बात भी करें, यानी एग्जैक्ट बात करें, एक्यूरेट बात करें। ये दूसरा मयार है उसका। तीसरा मयार क्या है? प्रिसीजन। प्रिसीजन ये होती है कि दैट्स ट्रू बट हाउ मच ओवरवेट। वो एक ने लड़की ने कहा कि ये जो साहब हैं जैक जो हैं इस ओवरवेट हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर क्लैरिटी है कि पता है जैक की बात हो रही है, ओवरवेट की बात हो रही है, एक्यूरेसी भी है कि यस नजर आ रहा है उनका पेट या उनका जो बैली है, मगर प्रिसीजन नहीं है। प्रिसीजन क्या है यहां पर? वो ये है दैट्स ट्रू बट हाउ मच ओवरवेट, 20 पाउंड और 500 पाउंड। वो दूसरी लड़की सवाल करती है, क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है कि आपकी यहां तक तो बात ठीक है, ओवरवेट है, कितना ओवरवेट है? यानी मुझे एग्जैक्ट बताइए कि भी ज्यादा से मुराद 20 पाउंड भी हो सकता है, 500 पाउंड, दोनों में बड़ा फर्क है, ए हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्ट्स। सो प्रेसिजन में यह है कि आप एग्जैक्ट बात बताइए कि अगर आप किसी को ओवरवेट कह रहे हैं या कोई बात ऐसी कर रहे हैं या कोई ऐसा जुमला बोल रहे हैं, तो तनकीदी फिक्र यह है कि आप प्रेसिजन के साथ बात कीजिए कि आप कितना उसको देख रहे हैं, उस चीज को कितना परफेक्ट बात आप कर रहे हैं उसके अंदर। अदरवाइज ना समझ आने वाले को समझ आ रही कि वो क्या बात कर रहा है, और ना जिसको समझाया जा रहा है। हमारे यहाँ क्लासरूम में बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रेसिजन के ऊपर आकर, कि हम एग्जैक्ट बच्चों को वो बात नहीं बता पाते जो बच्चे समझना और सीखना चाहते हैं। हम बहुत सारी मिसालें देते हैं, बात करते हैं। वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि बात कहने के लिए उसने कहा, दास्ताने सुनाना जरूरी नहीं। उसने मुझसे कहा मुस्कुराते हुए, हर जगह मुस्कुराना जरूरी नहीं। तो वो बात करने के लिए दास्तान तो हम पूरी सुना देते हैं, प्रेसिजन के साथ बात नहीं कर पाते। असल बात वो होती है जो प्रिसाइसली आप इस तरह से बयान कर दें कि जिसके अंदर क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन मिलकर एक खूबसूरत क्रिटिकल थिंकिंग की बात बन जाए। नंबर 4, जो चौथा म्यार है वो रेलेवेंस। रेलेवेंस होता है कि इसका तल्लुक क्या है इस बात के साथ। कोई बात हो सकता है क्लियर हो, एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो, लेकिन रेलेवेंसी कोई ना हो। मिसाल देता हूं मैं। एक बच्चा अपने टीचर से कहता है, जैसे हमें रोज बच्चे कहते हैं, आई हैव गिवन गुड एफर्ट्स इन स्टडीज ऑल सेमेस्टर सो आई शुड गेट A+। टीचर, मैंने क्योंकि तमाम सेमेस्टर में बड़ा अच्छा पढ़ा है तो मुझे तो A+ मिलना चाहिए। अब बच्चे ने बड़ी क्लियर बात की, एक्यूरेट बात की, प्रिसाइज बात की, मगर टीचर ने क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन किया। उसने कहा द एफर्ट डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग डियर। मेरे प्यारे बेटे, कोशिश का मतलब ये तो नहीं कि आपकी जो लर्निंग या आमोजिश या सीखने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वो तो पता चलेगा इम्तिहान में। ये है रेलेवेंस, कि आपने जो बात की है वो रेलेवेंट तब होगी जब उस बात के म्यार पर परखी जाएगी जिसके आप नंबर मांग रहे हैं। क्लास में आना, एफर्ट शो करना, नंबरों के साथ उसका इसलिए तल्लुक नहीं कि नंबरों का तल्लुक हमारे निजाम में इम्तिहान के साथ है। तो रेलेवेंस के साथ बात करनी चाहिए। जब रेलेवेंट नहीं होगी बात, मौजूनियत नहीं होगी उसकी, तो वो बात कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग के असूल पर पूरी नहीं उतरती या मायार पर पूरी नहीं उतरती। पांचवा है डेप्थ। डेप्थ को कहते हैं गहराई। बात के अंदर गहराई कितनी है? देखिए, मैं और आप रोजाना एक बोर्ड पढ़ते हैं, लाहौर में जो रहते हैं, बाकी शहरों में भी लगे होते हैं मुख्तलिफ सड़कों पे, जस्ट से नो टू ड्रग्स। या वो मोटरवे पे जाएं या हाईवेज पे जाएं तो लिखा होता है ओवर स्पीड ना करें। तो बच्चा कहता है नो बॉडी टेल अस व्हाई। अब देखिए, बड़ी ही क्लियर, एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड रेलेवेंट स्टेटमेंट है, जस्ट से नो टू ड्रग्स। कि आप, उसकी वजह क्या है? बच्चा घर देखता है कि मेरी मम्मा तो ड्रग्स ले रही हैं। बच्चे को मेडिसिन और ड्रग का फर्क नहीं हमने आज तक बताया। हमने उनको ये नहीं बताया कि ये ड्रग्स का लफ्ज यहां इस्तेमाल हो रहा है, यहां ड्रग्स से मुराद वो चीजें हैं जो नशावर कहलाती हैं। और जो मेरी मम्मा या मेरे पापा या मेरे भाई बहन या मेरे दादा नाना जो चीज ले रहे हैं वो मेडिसिन है। एक बात हो गई। दूसरी ये है कि बड़ा सुपरफिशियल सा है कि अभी क्यों ड्रग्स नहीं लेनी। बच्चा कहता है मुझे, हमें ये भी तो बताया जाए भी इसके क्या नुकसानात हैं। ये है डेप्थ, कि जब आप बात करें तो गहराई के साथ करें, सुपरफिशियल ना करें, ऐसी बज़ाहिर गुफ्तगू ना करें। ये भी म्यार से हटकर है। ये है ब्रेड, हम कहते हैं वुस्सत, कि आपकी बात में वुस्सत कितनी है। कोई भी लाइन, कोई भी बात हो सकता है क्लियर भी हो, एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो, रेलेवेंट भी हो, डीप भी हो,
मगर उसके अंदर अगर वुसअत नहीं है तो वो भी क्रिटिकल थिंकिंग का म्यार नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? बच्चा कहता है क्लास में हमें, आई वॉज स्टडिंग ऑल नाइट, मैं पूरी रात टीचर पढ़ता रहा हूं। टीचर कहती है, यू गॉट 0 मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन बिकॉज यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन एट ऑल। यानी आप ना पूरी रात पढ़ना अपनी जगह बड़ा अहम है, लेकिन इस वक्त क्लास में जो आपको नंबर मिलने थे वो पार्टिसिपेशन से मिलने थे, क्योंकि आप बेंच के ऊपर या चेयर के ऊपर सर रखकर इसलिए बैठे रहे कि आप पूरी रात पढ़ते रहे, थके हुए हैं, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो नंबर किस बात के मिलेंगे? तो ब्रेड्थ ये है कि जब आप बात करें तो आप देखें कि जिस माहौल में आप हैं उसकी वुसअत का अंदाजा लगाएं कि वहां किस चीज की अहमियत है, किस चीज से मुझे वो चीज हासिल होगी। उससे हटकर आप जितने मर्जी म्यार पूरे कर लें, जैसे इन्होंने आपने देखा कि 5 म्यार पूरे किए, क्लियर, एक्यूरेट, प्रिसाइज, रेलेवेंट एंड डीप, मगर उसके अंदर किसी तरह से वुसअत नहीं है बात के अंदर, क्योंकि वो उस चीज को कवर नहीं कर रही जिस चीज के नंबर रखे गए हैं। सातवीं चीज क्या है? लॉजिक, जिसे हम मंतक कहते हैं। मंतक से मुराद ये होती है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स होती है, म्यूचुअली सपोर्ट करती है दूसरे को। मसलन जब हम ये कहते हैं कि सुपरमैन कैन सी थ्रू एनीथिंग, सुपरमैन की आंखों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज के दूसरी तरफ देख सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाहते हैं कि सुपरमैन वॉल से यानी दीवारों के पीछे भी देख सकता है, सुपरमैन आपके पीछे से भी, आपको यानी आपके बैक पे क्या उसको भी देख सकता है। पहली स्टेटमेंट दूसरी दोनों को सपोर्ट करती है। इसी को हम डिडक्टिव और इंडक्टिव भी कहते हैं। दो अलग अलग हैं, यहां वक्त नहीं कि दोनों की तशरीह करें, लेकिन जब हम जुजियात से कुल की तरफ जाएं और कुल से जुजियात की तरफ जाएं और वो दोनों सपोर्ट करती हुए दूसरे को, उसे हम लॉजिक कहते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना होता है कि बेटे जब बात करो तो मंतकी बात करो, लॉजिकल बात करो, अंडरस्टैंडिंग की बात करो, समझने की बात करो, ताकि वो दूसरी गुफ्तगू तुम्हारी उसको सपोर्ट करती हो। कंट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। और आठवीं चीज है, एट्थ पॉइंट या आठवां मयार कह लें उसको, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस, कि जो आपकी बात है, जो आपकी गुफ्तगू है, उसकी अहमियत कितनी है, यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या, उसका नतीजा क्या है, वो कितनी सब्सटेंशियल मीनिंग रखती है, उसके मानी क्या हैं, उसकी इस जगह पर जरूरत क्या है। अगर उसकी जरूरत ही नहीं वहां जहां पर आप बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ही नहीं, अहमियत ही नहीं, तो फिर आप गलत जगह पे टक्कर मार रहे हैं। राइट जगह पर आपको काम करना, सही वक्त में सही बंदे के सामने सही बात करनी, यह है सिग्निफिकेंस बात की। आप गलत बंदे के सामने सही बात करें तो भी गलत है, आप सही बंदे के सामने गलत बात करें तो भी गलत है। सिग्निफिकेंस ये है कि प्लेटफॉर्म भी ठीक हो, अफराद भी ठीक हो, बात भी ठीक हो, और उस बात के कॉन्सिक्वेंसेस भी ठीक हो। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, कि आज आप जो करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने चाहिए। नौवीं चीज क्या है इसके अंदर, और आखिरी है ये हमारी, फेयरनेस। जब बात करें तो बात इंसाफ के तकाजों के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी बात जाती फायदे की हो, ये ना हो कि आपकी बात जो है वो किसी खास ग्रोह, और इस पे ऊपर आपको पता है कुरान मजीद, फुरकान हमीद की आयात भी हैं, अहादीस मुबारक भी हैं, कि आपने वो बात करनी जो सच्ची है, जो फेयरनेस के असूलों पर है, जो ऑनेस्टी के असूलों के ऊपर है, जो इंटेग्रिटी के असूलों के ऊपर है। ऐसी बात नहीं करनी जिसमें किसी को धोखा देना हो, जिसमें किसी के हकूक को गजब करना हो, ये फेयरनेस के असूल के खिलाफ है। ये 9 मयार हैं जो हमने सीखने भी हैं और बच्चों तक पहुंचाने भी हैं। आठवीं जो हमारी पॉइंट है वो है बैरियर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग। बैरियर से मुराद होता है वो कौन सी चीज है जो मुझे और आपको रोकती है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग ना करें। पहले इसका वन लाइनर में बयान कर दूं आपके सामने। यहां हम देखेंगे कि अच्छी सोच को क्या चीज रोकती है। जज्बात रोकते हैं, तौसब रोकता है, गलत मालूमात रोकती है, वक्त का दबाव रोकता है, या कमजोर दलील साजी जो है दुरुस्त फैसले के रास्तों में रुकावट बनती है, या कोई और चीज। अब मैं वो सारी तो पेश नहीं कर सकता, 5 मोस्ट पावरफुल बैरियर जो पूरी दुनिया समझती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला, ईगो सेंट्रिज्म। अपनी जात से बाहर नहीं आते हम अपनी जात को मरकज बनाकर खुद से प्यार करते रहते हैं और किसी दूसरे की या अकल की बात सुनना नहीं चाहते। हम बहुत ज्यादा अपनी खुद पसंदी में महव हो गए हैं। सोशो सेंट्रिज्म। हम जिस ग्रुप के साथ, जिस कंपनी के साथ, जिस ग्रोह के साथ,
जिस पार्टी के साथ इंटरेस्ट रखते हैं उसकी थिंकिंग को हमने अपना लिया, बगैर सोचे समझे, बगैर देखे सही और गलत क्या है। अनवारंटेड एजम्पशंस, हमने कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम बना लिए हैं जिनके पीछे ना तो कोई जस्टिफिकेशन है, ना कोई एविडेंस है, ना वो दुरुस्त हैं। बस हमने क्योंकि सुना हुआ था या देखा था करते हुए, हम उसको करते चले जा रहे हैं। विशफुल थिंकिंग, हमारी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, हमारा कुछ अपना बिलीफ सिस्टम है, हमारी कुछ अपनी डिजायर्स हैं, हम उससे बियॉन्ड देखने की हमारे पास ना सलाहियत है, ना हम जरूरत समझते हैं। रिलेटिविज्म, थिंकिंग दैट ट्रुथ इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन, हमने ये सोच लिया यार हर बंदे का अपना सच होता है। वो है ना मौला अली करमल्ला वजहुल करीम ने बहुत खूबसूरत जुमला एक लिखा उसमें नहजुल बलागा में, आपने कहा हम में से हर शख्स को अपने अपने सच के दायरे में रहना होता है। तो हम कहते हैं क्योंकि मेरा सच का दायरा बिल्कुल ठीक है, लिहाजा मैं किसी और के दायरे को मानता ही नहीं हूं। तो यहां पर भी प्रॉब्लम आती है बहुत बड़ी, कि जब आप इस तरह से चीजों को देखेंगे कभी भी आप अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। ये बैरियर होगा बहुत बड़ा आपकी थिंकिंग के रास्ते में। उम्मीद लाइन पे आ जाते हैं। ये है कि हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये सबसे पहले हमने डेवलप करनी अपने अंदर, और फिर यही डेवलपमेंट हमने अपने बच्चों में, अपने तलबा और तालबात में देखनी। ये स्लाइड बड़ी अमली स्लाइड है, यानी प्रैक्टिकल हमने करना कैसे है। इसमें आप देखेंगे कि असातिज़ा सवाल करना, तज्जिया करना, शवाहद का इस्तेमाल करना, जायजा लेना, रोजमर्रा तदरीस में किस तरह शामिल कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, जिसे हम मुशाहिदा कहते हैं, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो चीजों को नोटिस करती है, जो मौके को समझती है, जो मसले को उजागर करती है, जो हल की तरफ लेकर जाती है। आज हमने अपना मुशाहिदा बहुत कम कर दिया है, हम अपनी मोडेलिटीज को जगा कर नहीं बैठते। फारसी के कुछ अहबाब बैठे होंगे यकीनन, उनका टॉपिक है, मेरा तो वो नहीं, वो कहते हैं हमा तन गोश, यानी पूरा जिस्म जो है वो एक कान बन जाए। मैं तो कहता हूं कि जितनी पांचों मोडेलिटीज हैं, क्या हम में और हमारे बच्चों में वो पांचों मोडेलिटीज जगाकर हम उनको कॉलेज में मिलते, पढ़ाते और पढ़ते हैं। अक्सर मैंने देखा है क्लासरूम्स में कि हमारी भी गलती है, हमारी भी कुछ मोडेलिटीज सोई होती हैं या पूरा काम नहीं कर रही होती, और बच्चों की भी हम पांचों मोडेलिटीज को इस्तेमाल नहीं करवाते। या तो बच्चा सिर्फ सुन रहा है, या बच्चा सिर्फ देख रहा है, बच्चा टच नहीं कर रहा, बच्चा स्मेल नहीं कर रहा, बच्चा टेस्ट नहीं कर रहा हमारे इल्म को, हमारी नॉलेज को। तो ऑब्जर्वेशन में पांचों चीजों को शामिल करवाइए, मुशाहिदे पर उनको आइए और उनसे पूछिए क्वेश्चन, उन्होंने क्या देखा आज रास्ते में आते हुए, कितने हार्न सुने, कितनी वैगने, कितने स्कूटर, कितने लोग, कितना पार्क देखे, कितने चौक देखे। ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें डेवलप होती है उनकी ऑब्जर्वेशन, वो चीजों को क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू कर देंगे। दूसरा है एनालिसिस, तज्जिया करना सिखाइए। जब इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसे समझें और फिर उसे इंटरप्रेट करें, उसके मीनिंग बताएं क्या है। खाली ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं, उसके साथ अगर तज्जिया नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन का कोई फायदा नहीं। फिर है इन्फेरेंस, कंक्लूजन ड्रा करने, किस बेस पर, वही जो आपने डाटा भी एनालिसिस किया, जिसको आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने इंफॉर्मेशन ली, जो आपने पर्सनल नॉलेज एक्सपीरियंस किया, उन सब को मिलाकर कोई कंक्लूड कीजिए कि इसका मकसद क्या, मतलब क्या, मीनिंग क्या। और चौथी बात कम्युनिकेशन, शेयर कीजिए, आप अपनी शेयर कीजिए, अपनी बातें बच्चों से की वो भी शेयर करें, दीजिए और लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल आपने पढ़ लिया होगा, ये अभी आप पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे 90% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और फिर एक और जुमला बोला जाता है, 90% कम्युनिकेशन इज लिसनिंग नॉट स्पीकिंग। 90% कम्युनिकेशन है सुनना, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को। तो रिसीव करना सिखाइए बच्चे को, और बताइए कि जब रिसीव कर ले तो उसको दूसरों तक पहुंचाना कैसे, वर्बली भी, नॉन वर्बली भी। नॉन वर्बली में अब बहुत सारे तरीके हैं, जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, आई बॉल कॉन्टेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आंखों के एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट है, स्पेस का यूज है, ये सारा कुछ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एक इशारा भी कम्युनिकेशन है, एक इशारा ना देना भी कम्युनिकेशन है, बोलना भी कम्युनिकेशन है, कहीं ना बोलना भी कम्युनिकेशन है। और फिर आखिरी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को मसाइल के हल की तरफ लेकर जाइए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, इट्स बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, अंधेरे को कोसने से, बुरा भला कहने से कहीं बेहतर है नन्हा सा दिया रोशन कर दें। बच्चों को बताएं कि बच्चों, सिर्फ मसलों का ढूंढना काफी नहीं, मसलों का हल ढूंढना भी बहुत जरूरी है।
हम सबको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने कैसे अपने प्रॉब्लम्स के हल करने हैं। बच्चों के सामने डेली कुछ मसाइल रखिए और उनसे कहिए बेटा इसका हल अगर आपका हो तो कैसे करोगे, अब हाउ वुड यू डू दैट। ये हैं 5 तरीके। आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम भी अब तकरीबन हमारा जो है वो होने वाला हो गया। आखिरी स्लाइड है हमारी, स्ट्रेटजीज टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटाकॉग्निशन इन द क्लासरूम। पहले मैं इसका वन लाइनर आपके सामने रख देता हूं। वन लाइनर इस स्लाइड का ये है कि यहां नजरिया अमल में बदलता है। इस स्लाइड में हमने जो पीछे थ्योरेटिकल बातें पढ़ी हैं उसे अमलन हमने कैसे क्लासरूम की सरगर्मी में, तलबा को मंसूबे या प्लानिंग करवाने में, बुलंद आवाज में सोचने में, गौर करने और अपने सीखने की आदत को बेहतर बनाने में मदद देनी है। यह है बुनियादी तौर पर इस स्लाइड का काम। अब इसमें वो कहता है कि पहला काम हमने ये करना है क्लासरूम में इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जरूरी नहीं कि अगर वो साइकोलॉजी, उर्दू अदब, फारसी अदब, इंग्लिश लिटरेचर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री को एक चीज पढ़ रहा है, नहीं, उनसे कि दीगर सब्जेक्ट्स के जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, बयानिए हैं, उसको यहां पर यूज कीजिए। एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए, मिसाल के हल के लिए सोचिए कि आपके सब्जेक्ट से बाहर से कैसे मदद ली जा सकती है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव दीजिए उसको ताकि वो दीगर डिसिप्लिन्स को भी अंडरस्टैंड करे, समझे। डेटाबेस डिस्कशन एंड केस स्टडीज, बच्चे को डेटाबेस, आपने वो नूह हरारी की किताब यकीनन पढ़ी होगी, वो कहता है अगली सदी उसकी होगी जिसके पास डेटा होगा, डेटाबेस होगी। बच्चों को डेटाबेस समझना सिखाइए, इंटरप्रेट करना सिखाइए, डिस्कस करना सिखाइए, अपने अंदर ना बातें रखें। नफ्सियाती उलझने जन्म लेती हैं जब बच्चे अपने अंदर बात रखते हैं। इवन कि मैं और आप अगर अपने अंदर रखें, हमें भी नफ्सियाती उलझने जन्म लेती हैं। और फिर उनको केस स्टडी दीजिए, मुख्तलिफ केसेस बताइए उनको, कहीं कोई हादसा हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं कोई मसला आया है, उसका सोल्यूशन बच्चों से कहिए, केस है बेटे आपके सामने, इस मसले का हल बताइए क्या करना। जैसे इम्तिहानी निजाम है, जैसे क्लासरूम स्टडी है, ये बच्चों को केस स्टडी के तौर पर दीजिए। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग दीजिए, यानी उनको मसाइल बताइए, प्रॉब्लम बताइए और उनको उससे निकलने के कोलैबोरेटिव हल बताइए। इंकरेज कीजिए कि बच्चा सोल्यूशन ढूंढे, एक दूसरे से गुफ्तगू करके, बात करके, इंक्वायरी उनके अंदर, यानी सवाल करके इंक्वायर करें वो चीजों को। इंकरेज कीजिए क्वेश्चन करना, जिसको हम कहते हैं सुक्रेटिक वे ऑफ क्वेश्चन आंसर। जैसे सुकरात कहता था सवाल करो बच्चों, सवाल करो, तो सवाल करना सिखाइए। वो जो इकबाल ने कहा था ना 100 साल पहले, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस ख्याल के ऊपर रहिए कि हमने गला नहीं घूंटना बच्चे का, ना घर में ना इदारे में। और फिर ग्रुप वर्क करवाइए, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना दीजिए और डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए उनको, डिफरेंट टॉपिक्स दीजिए। एक के मुखालफत को के हक में बोलो, जैसे जहेज एक लानत है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे टेररिज्म है, जैसे एक्सट्रीमिज्म है, जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर। इन टॉपिक्स के ऊपर ग्रुप वर्क करवाइए। फिर उनसे कहिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हल भी ढूंढ के लाएं। फिर उनको इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स बताइए, डिजाइन थिंकिंग करवाइए, प्रोजेक्ट्स उनको दीजिए, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज उनको दीजिए, डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट उनको दीजिए। उनको कोई चीज जोड़ना सिखाइए, उनको कोई चीज तोड़ के दोबारा बनानी सिखाइए, उनको रीबिल्ड करना सिखाइए। और ओपन डिस्कशन, गुफ्तगू करने के लिए बच्चों को प्लेटफॉर्म दें जहां बच्चा अपने दिल की बात कर सके। वो कहते हैं ना, ये दस्तूर जुबाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। बच्चा तरसना नहीं चाहिए, वो उसके दिल में जो भी बात है। मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं, सवाल कभी गलत नहीं होता, जवाब के ऊपर मुनहसर है कि आपने सवाल को कैसा बना दिया, अच्छा के बुरा। और फिर उनको ऊंचा बोलना, यानी जब वो बात करें तो ऊंची ऊंची बोल के अपनी थिंकिंग के अपने से बात करें, सेल्फ टॉक करें। एक उनको थिंक अलाउड प्रोटोकॉल सिखाइए, वर्बलाइज करना सिखाइए कि वो प्रोसेस के दौरान ऊंची आवाज में अपने आप से बात करें। फिर उनको गोल सेटिंग सिखाइए कि जिंदगी में गोल्स कैसे मुरत्तब करने हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव मुरत्तब करने हैं, स्मार्ट गोल हासिल कैसे करने हैं, और लर्निंग करके हमने वहां तक पहुंचना किस तरह से है। जब आप ये सारी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे क्लासरूम में, तो ना सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ेगी, बल्कि खुद हमें बड़ा फर्क पड़ता है एज ए टीचर, जो हम उनको करवा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। एक्चुअली ये सीखने से सिखाने का अमल है। जब हम सिखाते हैं तो हम सीखते भी हैं, तो दोनों चीजें शामिल होती हैं। ये था आज का हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक। क्योंकि आखिरी 5 मिनट हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज मैडम साहब, अगर इनके माइक्स, पता नहीं आपका क्या प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत जो भी आपका है, आप इनके माइक्स अलाउ कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मेरे लिए
बहुत खुशी की बात होगी। प्लीज। डॉक्टर हाफिज इरशाद, आपका माइक अलाउड है। तैयब नसीर, आपका माइक अलाउड है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तैयब नसीर है, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुरीद के। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है तैयब साहब, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, प्लीज मुझे बताइएगा, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है सर, क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में क्या फर्क है, प्लीज इसको बताइएगा। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि और क्रिटिकल थिंकिंग तो सर ये बड़े पेशेंस के साथ करने वाला काम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। और आजकल हमें भी और स्टूडेंट्स को भी तो फटाफट फटाफट कुछ अर्न करना है, कुछ लेना है, फटाफट रिजल्ट पे पहुंचना है। तो इतने ये जो हमारा बड़ी स्पीड वाला दौर गुजर रहा है, बड़ा टाइम गुजर रहा है, इसमें सर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना क्या पहले की निस्बत ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा? और तीसरा मेरा थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, अगर आप इजी हो इसके रिप्लाई करने में तो सर आपके प्लीज। सर मजहब में किसी भी मजहब में क्रिटिकल थिंकिंग की कितनी जगह है? थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया तैयब साहब, बहुत खूबसूरत आपके तीनों सवाल। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। पहली बात सर आपने की क्रिटिकल थिंकिंग ओवर थिंकिंग में क्या फर्क है। सर क्रिटिकल थिंकिंग पर्पसफुल होती है, ओवर थिंकिंग आपकी कंट्रोल में नहीं होती, उसका पर्पस कुछ हासिल करना नहीं होता, वो आपको परेशान करने आती है, वो अनकंट्रोल्ड होते हैं आपसे जो ओवर थिंक अप कर रहे होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एक खास मकसद के तहत इंफॉर्मेशन को हासिल करके सोल्यूशन ढूंढना होता है, जबकि जो ओवर थिंकिंग होती है वो बिना किसी मकसद के, बिना सोचे समझे, विदाउट गैदरिंग कॉन्शियस इंफॉर्मेशन वो आप ले रहे होते हैं। और जो ओवर थिंकिंग है अगर उसका हद से बढ़ जाए, यानी 6 माह से ज्यादा हो जाए, तो वो एक नफ्सियाती बीमारी की तरफ ले जाती है। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग जितनी बढ़ती जाती है, कौमें उतनी तरक्की करती जाती हैं। दूसरा सवाल आपका रेलेवेंट था बहुत इसके साथ, कि आज के बच्चे को बड़ी जल्द जल्द रिजल्ट चाहिए और शायद हमें टीचर्स को भी चाहिए। सर उसी जल्दी की वजह से तो आज ये रिजल्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं, कि हम ना बच्चों को वक्त देते हैं ना खुद को वक्त दे पाते हैं। अभी ये देखिए ना कि 1.5 घंटे का सेशन तो था, वो 1 घंटे पे आ गया, तो हमने बड़ी जल्दी करना शुरू कर दी, क्योंकि हमारा टाइम स्पैन जो कम होना शुरू किया टेंशन का, इसी वजह से हुआ। सर जो कौमें टाइम देती हैं, वक्त देती हैं, स्पेंड करती हैं अपना वक्त, क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती एसेट वक्त होता है, अगर मैं और आप वो वक्त अपने बच्चों को नहीं देंगे तो आप यकीन कीजिए कि हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और तीसरी सर आपने बात की मजहब में कितनी गुंजाइश है। सर जितना कि मेरा नाक़िस इल्म है, मैं बहुत कुछ साहिब इल्म आदमी नहीं हूं, मैंने कोशिश की है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से चारों किताबें हैं, चारों को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। सर चारों वेलकम करती हैं क्वेश्चन को, कोई भी नहीं रोकती कि सवाल ना करें। अभी आपने चंद दिन पहले देखा, हमारे हमसाया मुल्क में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई जिसका बहुत डिस्कस किया जाता है। गुंजाइश थी तभी तो गुफ्तगू हुई। मैडम कोई आवाज नहीं आ रही, प्लीज देखिएगा क्या मसला है। अब्दुल समद, आपका माइक ऑन है। सर थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। चलो थैंक यू, थैंक यू।
साजिद महमूद, आपका माइक ऑन है। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, बस थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर मेरा सवाल है, अगर मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो, कि जब हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, समटाइम ऐसा होता है कि हम समझा नहीं पाते, समटाइम ऐसा होता है कि अगला बंदा समझ नहीं पाता, तो सर हमें कौन सी स्पेशल टेक्निक या स्किल सीखनी चाहिए ताकि हम अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें? बहुत शुक्रिया। जी सर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सर असल में जब हम कोई बात समझा रहे होते हैं तो हम अगले बंदे की जो जहनी पस मंजर है, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी बैकग्राउंड है, जो उसकी तरबियत है, उसको समझ नहीं पा रहे होते, और यही कुछ दूसरा भी कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं एम्पथी। बहुत जरूरी है कि मुझे ये बात समझ आ जाए कि दूसरा बंदा जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मुझे उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, उस लेवल पे जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन रहमत कौनैन ने बाकायदा हुक्म, आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया, अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम लोगों के पास जाओ तो इस तरह गुफ्तगू करो कि तुम्हारी बात उन तक पहुंच जाए। तो एक्चुअली हमें किसी तक बात पहुंचाने के लिए उसको डी कोड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। तो दोनों बातों में सर हमने अपने अंदर पैदा करना है, समझाने, बोलने, कम्युनिकेट करने के अंदाज के अंदर भी बेहतरी लानी है, और दूसरे बंदे के क्वेश्चन को सुनने के अंदर भी बेहतरी लानी है, ताकि हम दोनों चीजों को मिलाकर अंडरस्टैंड करें। और सवाल हमें मदद देता है कि मुझ में क्या कमी आई कि ये बंदा कह रहा है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो और एक्सप्लेन करते जाएं जितने सवाल आते जाएं। आई होप सर आंसर द क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया सर। सर इम्तियाज हुसैन, आपका माइक ऑन है। इम्तियाज अवैस साहब, मैं अहमद, सुन रहा आपका हूं, आपकी माइक आवाज ऑन नहीं आ है। रही। अवैस अहमद, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि जो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स हैं, अगर उसकी में देखें तो हमें ना बहुत ज़्यादा जगह रेफरेंस मिलते हैं, आयत में भी हदीस में भी, कि जो दिल है वो थिंकिंग प्रोसेस की एबिलिटी रखता है, कि वो दिलों से सोचते नहीं है। मतलब कई एक आयत में ऐसा रेफरेंस मिलता है, जबकि मॉडर्न साइकोलॉजी वो कह रही है कि ये थिंकिंग प्रोसेस जो है दैट्स एक्सक्लूसिवली द वर्क ऑफ माइंड। तो यह क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, या किस हद तक ये जस्टिफिएबल है? जी अवैस साहब थे मेरे ख्याल। आप अवैस साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। जी जी जी। जी अवैस साहब, सॉरी। जी सर प्लीज, वो अच्छा, सवाल हो गया, आप काइंडली। जी 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 सर। जी सर, बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। सर बात यह है कि आज से कुछ साल पहले तक जो आपने बात फरमाई बिल्कुल ऐसे ही थी। उसकी वजह यह थी कि हमने जदीद साइंस को सामने खड़ा करने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं है। पहली बात तो जदीद साइंस कहीं ये नहीं कहती कि हर चीज का मरकज सिर्फ दिमाग है। जब हम दिमाग पढ़ा रहे होंगे डेफिनेटली हम उस वक्त दिमाग की ही बात करेंगे, लेकिन यही जदीद साइंस आपसे कहती है कि एक आपने एक एक आपकी गट फीलिंग्स होती हैं सर, एक गट थिंकिंग भी आपकी होती है। वो तो सर गट तो मैदे को या बैली को कहते हैं सर, वहां से भी आ रही है। फिर सर वो हार्ट का भी ठीक बहुत है। ज्यादा आजकल तस्करा करते हैं जदीद साइंस में। इतनी किताबें हैं, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको किताबें भेज सकता हूं जो ये कहती हैं कि दिमाग मरकज है या वो न्यूक्लियस है, लेकिन वो अकेला काम नहीं कर रहा होता। कल्ब, बल्कि जो दीनी किताबें उसमें कल्ब का लफ्ज है दिल की जगह। तो कल्ब और गट जी दोनों फीलिंग्स जो हैं वहां से वो इनपुट ले रहा होता है और मिलकर काम कर रहा होता है, ये किसी एक चीज का काम नहीं होता। तो इसलिए खाली ये कहना कि दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है, नहीं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि शायद साइंस ने ब्रेन पर ज्यादा काम किया एज कंपेयर टू कल्ब। उसकी शायद बड़ी वजह ये थी कि जब साइंस के कुछ लोग देखते हैं कि ये अल्फाज या ये बॉडी ऑर्गन जो हैं वो दीन या मजहब के साथ अटैच हो गए हैं, तो एक लामोहल्ला बाइसनेस पैदा होती है। ये मजहबी लोगों में होती है साइंटिफिक नॉलेज के बारे में, साइंटिफिक लोगों में होती है ये कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली मजहबी लोगों के बारे में। तो इस वजह से ये एक फर्क नजर आता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो मेरा नाक़िस इल्म ये कहता है कि ना सिर्फ ये आपका कल्ब, आपकी गट और आपका ब्रेन,
बल्कि दीगर बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, अपना अपना इनपुट देते हैं, जो कि फाइनल फैसले में फायदामंद होता है। आई होप सर आंसर द क्वेश्चन। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट प्रेजेंटर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जी तो थैंक यू हमें वेरी मच रैप जी अप ऑल करना ऑफ यू। पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर हाफिज़ हैदर अली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप यूएसए से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप कर रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रहे हैं और डायरेक्टर एकेडमिक्स रिसर्च एंड एक्रेडिटेशन की खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर हैदर का एचईसी की अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी 2023 की इम्प्लीमेंटेशन में अहम किरदार है। आज आप हायर एजुकेशन कमीशन न्यू अंडरग्रेड पॉलिसी 2023 द इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स एंड क्यूईसी पे लेक्चर देंगे। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सर हाफिज अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्रिया मैडम साहिबा। वेलकम टू द promotion linked training powered by our education department and organized by respected colleagues from the Directorate of Public Instructions. As
mentioned by the Honorable Madam, the topic of